हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का डीवीएम क्लासेस की चैनल में स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का जो है भूमि संसाधन का हम पूरा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी लेकर के चलेंगे और रिवीजन इस तरह से करेंगे कि आने वाला समय जो है हमारे लिए एकदम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। भी आई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहेगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए हम 100 गो कराएंगे। ये जो है भूमि संसाधन से जो है कितना कराएंगे? 100 गो कराएंगे और 100 में से एकदम सब भी आई रहेगा। इम्पोर्टेंट बढ़िया से छाट करके प्रश्न लाया गया है। हड़बड़ाने की बात नहीं है। आइए डीवीएम क्लासेस की चैनल में जुटिए और देखिए पहला प्रश्न आ गया है। आप लोगों के बीच पढ़े होंगे कि भूमि क्या है, भूमि जो है क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि भूमि क्या है। तो भूमि एक जो है नीला ग्रह है। क्या है? भूमि नीला ग्रह है। भूमि क्या है? नीला ग्रह। क्या है? नीला ग्रह। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भूमि कैसा संसाधन है? तो आप लोग पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से देख करके ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए कि भूमि जो है भूमि अनवीकरणीय एवं मौलिक संसाधन है। भूमि जो है अनवीकरणीय एवं मौलिक संसाधन है। चलिए 3 नंबर प्रश्न, कौन सा देश भूमि संसाधन से संपन्न है? तो वो है भारत। कौन सा देश जो है भूमि संसाधन से संपन्न है? पूरी तरह से एकदम भूमि संसाधन में जो है पूरी तरह से संपन्न है तो वो भारत देश है। अभी तक हम लोग कितने ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं? 3। पहला फिर से, भूमि क्या है? नीला ग्रह। भूमि क्या है? नीला ग्रह। भूमि कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय एवं मौलिक संसाधन। अनवीकरणीय एवं मौलिक संसाधन। कौन सा देश भूमि संसाधन से संपन्न है? तो वो है भारत। वो कौन सा देश है? वो भारत है। चलिए 4 अब नंबर पर चलते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए कि कहा जाता है कि भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो 43%। कितना प्रतिशत? 43% जो है भारत में जो है मैदानी क्षेत्र है। भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो 43%। और भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है पूछेगा? तो 30%। यानी देख लिया जाए बात की देखते हैं। उसके बाद देखते हैं 43% मैदानी क्षेत्र और 30% हो गया कौची? देखो 30% पर्वतीय हो गया। बचा 27%। 27% जो है वो पठारी है। एकदम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है। बढ़िया अच्छा तरीका से याद करके रखना है, ध्यान में रखना है कि भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो वो है 43% है। प्रिय विद्यार्थी ध्यान में देखना है यहाँ से कि भारत में कितना प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? 43% है। भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? तो 30% है। भारत में कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो 27% है। इसको थोड़ा सा नोट करते जाइएगा आप लोग। जब हम जगह छोड़ते हैं तो रोक करके लिखते जाइए और नोट करते जाइएगा। चलिए 6 नंबर तक हो गया। अब 7 नंबर चलेंगे। 6 नंबर तक हो चुका है। 6 नंबर तक हो गया है। अब चलेंगे कई नंबर? 7 नंबर। देखिए चलिए इसको मिटाते हैं। 7 नंबर की बात आते हैं 7 नंबर पर। क्या कहता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले हल्के दानेदार युक्त पतली परत को जो है क्या कहा जाता है? तो मिट्टी कहा जाता है। जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी की जो ऊपरी हिस्सा पर है, जो सतह पर हम है, उस पर फैले जो हल्के दानेदार है
युक्त जो पतली परत कहा जाता है, युक्त जो है पतली परत को क्या कहा जाता है, तो वो मिट्टी कहते हैं। जो हमारे लिए ऊपर में जो है हल्की जो है फैली हुई दानेदार युक्त जो है वो है मिट्टी है। समझ में आया चला। अच्छा कोई पूछ दिया चला कि मिट्टी बनता है कैसे, तो देखो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, हम इसी में देखो बता दे रहे हैं कि मिट्टी का निर्माण तो होता है कैसे। तो चट्टानों के टूटने फूटने से खनिजों, जैव पदार्थ, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों इत्यादि से जो है क्या का निर्माण हुआ, तो मिट्टी का निर्माण हुआ। चट्टानों जब टूटते फूटते हैं उसे खनिजों एवं जैव पदार्थों जो होते हैं, उसे भौतिक, रासायनिक जो होते हैं और जैविक परिवर्तन जो होते हैं उससे चला जो होता है क्या होता है, इत्यादि से जो होता है क्या का मिट्टी का निर्माण होता है। उससे क्या का निर्माण होता है, चला मिट्टी का निर्माण होता है। समझ में चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी मिट्टी के निर्माण को अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं, तो भूगोलविद। भूगोलविद जो मिट्टी है वो जो है अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। भूगोलविद जो है अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर चला। 10 नंबर देखिएगा कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मृदा विज्ञान। एकदम पूछेगा कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मृदा विज्ञान। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, चला तो मृदा विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चला मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान कहा जाता है। चला चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 हो गए। अच्छा इन्हें हुआ ना, हाँ मृदा निर्माण के कितने मुख्य घटक है, तो मृदा निर्माण इन्हें हुआ था नहीं, चला ठीक है। मृदा निर्माण के जो है मुख्य घटक वो 5 है। स्थानीय जलवायु, मूल चट्टानें, वनस्पतियां एवं जीव, और चौथा जो है भू आकृति एवं ऊंचाई, और 5वां जो है समय है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11 करा दिए थे, 12 नंबर पर आते हैं। चला 12 नंबर पर देखिएगा कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान के वृद्धि होने पर मृदा निर्माण को गति दोगुनी हो जाती है, तो 10 डिग्री सेल्सियस जब होगी, 10 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक होती है, 10 डिग्री कितना डिग्री सेल्सियस के तापमान के वृद्धि होने पर, यानी 10 डिग्री के सेल्सियस की तापमान जब बढ़ती है तो मृदा निर्माण की जो गति हो जाती है वो दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, चला दुगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। पुरानी मृदा प्राय जो होती है, प्राय कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय में। कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। पुरानी मृदा जो है चला वो प्राय कैसे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय में पाई जाती है। अच्छा अब ऐसे अगर कोई पूछ दिया, देखिए कि मिट्टी का पीएच मान कितना रहना उपयुक्त माना जाता है, तो मिट्टी का जो एक पीएच मान होता है वो कितना रहना उपयुक्त माना जाता है। देखिए चला 14 नंबर कहता है कि मिट्टी का पीएच मान कितना रहना उपयुक्त माना गया है, तो मिट्टी का जो है पीएच मान जो है वो 7 जो है रहना उपयुक्त माना गया है। कितना रहना उपयुक्त माना गया है, 7 रहना उपयुक्त माना गया है। आज अगला है 15 नंबर। नम्र आर्द्र भागों में मिट्टी प्राय कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। नम्र आदि भागों में जो होती है मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी जो होती है वो अम्लीय होती है। चला मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है। मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है। चलिए 16 नंबर आते हैं। शुष्क प्रदेशों में मिट्टी में प्राय क्या उत्पन्न होती है, तो क्षारीयता उत्पन्न होती है। चला ठीक है, शुष्क प्रदेशों में मिट्टी में प्राय क्या उत्पन्न होती है, तो क्षारीयता उत्पन्न होती है। चलिए 17 नंबर पढ़ते हैं। देखिए मिट्टी कैसा संसाधन है, भूमि कैसा संसाधन है। आप लोग अब कंफ्यूज हो जाइएगा, आप लोग कंफ्यूज क्या होइएगा, देखिएगा कि हम पहले बताए थे। चला देखिए हम पहले बताए थे कि भूमि जो है, भूमि क्या है, नीला ग्रह है। भूमि कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय एवं मौलिक संसाधन है। लेकिन जब आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि मिट्टी जो है कैसा संसाधन है, तो मिट्टी नवीकरणीय संसाधन आप बता रहे हैं, तो दोनों में कॉमन लगाइएगा, दोनों अलग अलग है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं। चला
कि DBM क्लासेस के मास्टर साहब गलती पढ़ा दलखिन है, यही चलते हम डाउट क्लियर करके आपको बता रहे हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है। ठीक है, मिट्टी कैसा संसाधन है तो नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी कैसा संसाधन है चला तो नवीकरणीय संसाधन है। चलिए हम 18 नंबर पर आ जाते हैं कि भारत में जो है, भारत में प्रमुख रूप से कितनी प्रकार की मिट्टियाँ विकसित हुई है। भारत में चला जो है मिट्टियाँ जो होती है 6 प्रकार से विकसित हुई है। कितनी प्रकार से? 6 प्रकार से चला। ठीक है, भारत में प्रमुख रूप से कितने प्रकार की मिट्टियाँ विकसित हुई है, तो भारत में जो है 6 प्रकार की मिट्टियाँ जो है विकसित हुई है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है लैटेराइट मिट्टी और पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी और छठा है पर्वतीय मिट्टी। चला छोबू के याद जो है, छोबू के चला जो याद रखे में थोड़ा सा परेशानी आएगा, लेकिन हड़बड़ाने की बात नहीं है। चला हम छोबो को याद कराने के लिए एक ट्रिक दे रहे हैं और वो ट्रिक को याद रखिएगा एकदम। चला कि वो जो ट्रिक एगो हम देंगे, छोबो का नाम याद रहेगा। इससे हम क्या करेंगे, एक ट्रिक है चला कि भारत के 6 मिट्टी जो पाई जाती है भारत में, उसका जो है नाम कैसे याद रखेंगे। तो देखिएगा, नाम याद रखने के लिए ज काला लैंप भी कर सकते हैं। अब देखिए चला कि जकाला लैंप जो है भारत में, ये जो हम जो लिखे हैं जकाला लैंप, जकाला लैंप जो लिखे हैं, इसका एक ट्रिक है चला। 6 प्रकार की मिट्टियाँ इसमें छुपी हुई है। ज से जलोढ़ मिट्टी चला, ज से क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, ज से जलोढ़ मिट्टी। का से चला काली मिट्टी, का से क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ला से लाल मिट्टी, ला से क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी, ला से क्या हो जाएगा? चला लाल मिट्टी हो जाएगा। अच्छा, लय से चला, लय से लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा, लय से क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी हो जाएगा। माँ से चला मरुस्थलीय मिट्टी, माँ से क्या हो जाएगा गुरुजी? मरुस्थलीय मिट्टी हो जाएगा। बचा एगो प से, तो प से जो हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। प से क्या हो जाएगा? पर्वतीय मिट्टी हो जाएगा। तो छोबो को नए नाम याद रखिएगा चला, तो एगो तो कम से कम याद आपको रखना पड़ेगा। चला क्या रखना पड़ेगा कि ज काला लैंप, ज काला लैंप जो है, इसको अगर याद करते हैं तो आपको भारत में जो 6 प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो अपने से याद रहेगी। ज से जलोढ़ मिट्टी, का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, लय से लैटेराइट, म से मरुस्थलीय और प से पर्वतीय। लाहो जी जा काला लैंप, कोची बोला खो जा काला लैंप लइयो कने से। हाँ, तो जकाला लैंप हम कहलियो तो मतलब कहलियो कि 6 प्रकार के मिट्टियाँ के ले आओ तो बताओ तो। अच्छा, जकाला लैंप कहलो समझ गेलियो। जलोढ़ मिट्टी, ज से का से काली मिट्टी, ला से लाल मिट्टी, लय से लैटेराइट मिट्टी, म से मरुस्थलीय मिट्टी, प से पर्वतीय मिट्टी। अब तो कहत खून बिया होला पर तो लेबो कि नहीं लेबो? 6 मिट्टियाँ एकदम लाना जरूरी है को, समझ लो। चला चलिए आगे बढ़ते हैं, याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पूछेंगे, हम क्लास में रोक करके हम पूछ लेंगे तुम लोग से कि क्या याद है या भूल गए हो। चलिए चला आगे बढ़ते हैं। 16 तक हो गया था ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक ही हो ही गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम जलोढ़ मिट्टी पढ़े हैं तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी पढ़ेंगे कि जलोढ़ मिट्टी भारत में लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? पाई जाती है तो 22%। कितना प्रतिशत चला? 22% जो है जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग क्षेत्रफल पर जो है, पूरा क्षेत्रफल पर 22% जलोढ़ मिट्टी का जो है स्थान है भारत में। समझा ना कि 22% जो है जलोढ़ मिट्टी का क्या है? स्थान है। लगभग अनुमानित किया जाता है तो 22% है। चलिए
भारत के भूभाग में कितना चौथाई भाग में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है? तो 1/4 भूभाग में, 1/4 भूभाग में चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं 22 नंबर पर। चला देखिए कि भारत का मैदान पूर्णतः कौन सा मिट्टी से निर्मित है? तो ये जो है चला, ये जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कौन मिट्टी से निर्मित है? चला जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। भारत का मैदान पूर्णतः जो है कौन सा मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। चला चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पर आते हैं कि भारत में लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर जो है जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। और क्षेत्रफल पर बात किया जाए तो 22%, 1/4 भाग में भी होता है। चलिए 24 नंबर हो गया। चला 24 नंबर बाकी है ना। चला 24 नंबर चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किन किन नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है? तो नदी जो होती है, ये जलोढ़ मिट्टी जो होती है नदियों से बहा करके लाया जाता है। तो नदियाँ बहा करके लाती है बाढ़ के समय में, और जब पानी चल जाती है आती है तो उधर अवसाद बना करके, खाली थोड़ी ना पानी आती है, उसमें जितनी भी मिट्टियाँ होती है कंकड़ बालू पत्थर आएगी साथ में, लेकिन भूमि पर जो है मिट्टी को छोड़ करके वो अपनी आगे ओर चली जाती है। चला चलिए तो ये जो है नदी के नाम है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सब है। चला समझ में आया ना। आगे पढ़ते हैं कि उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को कैसा भूमि कहा जाता है? तो दियारा भूमि कहा जाता है। उत्तर बिहार में हम लोग के जो है उत्तरी बिहार की बात जब किया जाए तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, समझा ना। उत्तरी बिहार कौन ग्रस्त क्षेत्र है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ के लिए ही ग्रसित रहता है। तो उत्तर बिहार में बालू प्रधान जो होती है प्रधान जलोढ़ को कैसा भूमि कहा जाता है? तो दियारा भूमि कहा जाता है। चला समझ में आया ना, क्या कहा जाता है? दियारा भूमि कहा जाता है। चलिए 25 तक हो गया। चला 26 नंबर आते हैं। देखिए चला 26 नंबर थोड़ी सी है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से हुआ है। चला यहाँ से जब खत्म हो जाएगी तो फिर यहाँ से लिखने के लिए शुरू करना है, और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से हुए यहाँ तक लिखना है। चला एकदम से अबरी भी आइए लो सबसे इम्पोर्टेंट। चला 27 नंबर तो हमको लगता है कि एकदम बढ़िया इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चला कि जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। यानी जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो भूरे रंग का होता है। आयु के आधार पर भी चला जलोढ़ मिट्टी के जो है भागों में बांट दल के, तो कितने भागों में बांटे गए हैं? तो 2 प्रकार में बांट दिया गया है। पहला बांगर हो गया है और दूसर का खादर हो गया है। पहला क्या हो गया? चला बांगर, और दूसर का क्या हो गया? चला खादर हो गया है। पहला मिट्टी क्या है? चला बांगर, और दूसर का क्या है? चला खादर हो गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न को कि पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो बांगर मिट्टी कहा जाता है। यानी बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी की जो होती है मात्रा अधिक के कारण इसे जो है बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुराने मिट्टी को बांगर मिट्टी एकदम नहीं याद रहता है तो एक चला हम एक और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि पूछेगा कि बांगर मिट्टी, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी चला
पूछेगा खादर मिट्टी। चला, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। बांगर और खादर दोनों में अंतर स्पष्ट करल कहेगा ना। चला, तो ध्यान से करके करना है कि पुराने को बांगर और नयका के खादर। पुरनका के कोची कहे चला बांगर और नयका मिट्टिया के खादर। देखता है ना कि आयु के आधार पर जब आती है तो ऐसा देखता होगा कि कहीं जो नदी किनारे बसल है, चला जो नदी किनारे बसा हुआ है वहाँ भी चला अभी जानता है कि वहाँ जो है क्या है, वहाँ की ज़मीन जो है बालुई ज़मीन के नाम से जानल जाए, बलुहिया ज़मीन को है। आ एगो चला जहाँ जिस स्थान पर बाढ़ आ रहा है ओकर रंग भूरे रंग के रोहो है, लेकिन की होता है ना उसमें नमी ज़्यादा होता है, समझा ने। उसमें बालू उलू उसमें वो जो हो गए ने वो कौची में चल गए, चला खादर में चल गए। आ जे घर उर बना लेके नदी किनारे वो जो बलुए नहीं निकलो, लेकिन वो बांगर में चल जाए। चला समझ ले ना, वो कहाँ चल जाए बांगर में, और नयका के खादर में चल जाए। चला चलिए आगे चलते हैं, 19 नंबर चलते हैं कि पुराने, अच्छा ये हो गया ना 29 नंबर, ठीक है। चलो 29 नंबर सॉरी 30 नंबर नवीन यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है, नया जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं। नया जलोढ़ मिट्टी में जो होती है क्या पाए जाते हैं, महीन कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। चला, खादर का निर्माण कैसे हुआ, बालू एवं मृत्तिका से हुआ था। मृत्तिका, बालू एवं मृत्तिका से हुआ था। एक को प्रश्न हम छूटने के लिए नहीं देंगे आप लोगों के बीच। आप लोग एकदम निफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, देखिए इसको बढ़िया से और रिवीजन कीजिए। एक भी ऑब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा एकदम। आप जो है एकदम पूरा डाउट इसी में क्लियर कर लीजिएगा, आने वाला समय में डाउट नहीं होगा आप लोगों के बीच। चला, आप लोग विद्यार्थी हैं, मेहनत कीजिए, मेहनत ही सफलता का रंग दिखलाएगा, समझ में है ना। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन तत्व की प्रधानता होती है, तो जलोढ़ मिट्टी में जो होती है पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि ये सब होती है। पोटास, फास्फोरस, चूना इत्यादि होती है। बांगर की अपेक्षा खादर मिट्टी क्या होती है, काफ़ी उपजाऊ होती है। बांगर की अपेक्षा जो होती है अपेक्षा खादर मिट्टी क्या होती है, खादर। देखिए चला, पुरनका के बांगर नयका के खादर, तो ज़्यादा जवानी खून रहता है नयका में कि पुरनका में रहेगा, ये तो अपने से सोच सकता है, समझ में आया ना। चलिए 34 नंबर पर चलते हैं। चला देखिए 34 नंबर कहता है जलोढ़ मिट्टी में किन किन पदार्थों की कमी रहती है, तो नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या रहती है, कमी रहती है। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या रहती है, चला कमी रहती है। नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की क्या रहती है, कमी रहती है। चला चलिए, आवाज़ आप लोगों के बीच अब जा ही रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जलोढ़ मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में देखने को मिलती है, तो पाई जाती है बिहार, गुजरात, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में पाई जाती है। चलिए चला 36 नंबर पर आते हैं। चला देखिए, जलोढ़ मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि। गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि। 37 नंबर दियारा भूमि जो होती है बालू प्रबंधन जलोढ़ कौन सी कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो मक्का। ये भी आई थोड़ा सा है, इसको आप लोग एकदम कवर में रखिएगा। 37 नंबर को जो है इम्पोर्टेंट बना करके इसको समझिएगा कि 37 नंबर चला क्या होता है। 37 नंबर को जो चला एकदम इम्पोर्टेंट बना करके रखिएगा, चला बढ़िया से और समझिएगा। चला कि देखिए 37 नंबर जो होती है कि दियारा। चलिए चला ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दियारा भूमि बालू प्रबंधक जलोढ़ कौन सी कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो मक्का है, समझा ना। अब आ जाते हैं
कि जलोढ़ मिट्टी की कार्यकर्ता, जलोढ़ मिट्टी के बारे में सब कुछ पढ़ लिए हम लोग। जलोढ़ मिट्टी खत्म हो गया। ज काला, का से काली मिट्टी पर अब हम लोग आ जाएंगे। काली मिट्टी का रंग काला, काली मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। चला अब बताओ चला कि करके दमिया के कारू नाम रखता है कि गोरका दमिया के कारू नाम रखते? कोई नहीं रखेगा। रखेगा वही जिसमें गुण रहेगा काला वाला, ओकरे कहल जा है कारू। समझ नहीं चला? चलिए, तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है हो बता देते हैं। नहीं कहा कि तू कार कैसे हो गया, तू हूँ बता दे। तो क्या कहता है? अरे हम बचपन में तो बहुत खेला हलिए, समझ लो ने, तो जेकरे से कार हो गई, समझ लो। तो आए हो बता रहे कि केकर कारण जो है कि काली मिट्टी का रंग काला होता है, तो एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण, एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण। चला चलिए 40 नंबर हम लोग चलेंगे। 40 नंबर पर आते हैं। देखिए चला, देखिए 40 नंबर देखिए चला। कहता है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो काली कपासी मृदा या रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। काली कपासी या रेगूर मृदा, काली कपासी मृदा या रेगूर के, काली कपासी या रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। चला चलिए आगे बढ़ते हैं। चला ठीक है। चला भारत में काली मृदा कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है? तो 6.4 जितना था। देखिए 6.4% पर जो है ये करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। आगे देखते हैं। चला काली मृदा का निर्माण क्या से हुआ? तो काली मृदा का निर्माण जो हुआ, काली मृदा का निर्माण क्या से हुआ? तो मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। फिर से एक बार, मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। चला चलिए आगे बढ़ते हैं। चला देखिए काली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? रेगूर। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर, 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 रेगूर। यानी काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है? रेगूर होता है। चला चलिए 45 नंबर हम लोग चलते हैं। 45 नंबर चला। काली मिट्टी में क्या धारण करने की जो होती है? काली मिट्टी में क्या धारण करने की क्षमता से अत्यधिक होती है? तो नमी। नमी क्या होती है? नमी। काली मृदा में कौन कौन सा यौगिक एवं तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना इत्यादि होता है। काली मिट्टी भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? चला देखो कि काली मिट्टी जो है भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है। चला देखिए कि काली मिट्टी जो है भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि में जो है पाई जाती है। चला चलिए 47 तक हम लोग चल गए हैं। अब चलेंगे कितना नंबर? 48 नंबर चलेंगे। 48 नंबर क्या कहता है कि काली मिट्टी में कौन कौन सी खेती के लिए अनुकूलित मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी जैसे पढ़े वैसे हम लोग काली मिट्टी के बारे में भी पढ़ जाएंगे। चला जलोढ़ मिट्टी अभी पढ़े ना, अभी ये पढ़ के ख़त्म किए, वैसे काली मिट्टी के बारे में आ जाएंगे। काली मिट्टी जो है काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल की खेती जो अनुकूलित मानी जाती है? गन्ना, गेहूं, फल, प्याज, कपास इत्यादि जो है काली मिट्टी में उपयुक्त मानी जाती है। चला चलिए चला तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर पर। चला 49 नंबर आते हैं। 49 नंबर पर आ जाते हैं। चला कि लाल एवं पीली मृदा का विकास कैसे चट्टानों के द्वारा जो है 100 डिग्री सेल्सियस से
भी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। चलिए देखिए 49 नंबर देखिएगा चला, 49 नंबर कैसे हो रहा है ये देखिए चला, 49 नंबर देखिएगा, उसके बाद समझिएगा कि कैसे हो रहा है 49 नंबर। देखिए चला थोड़ा सा कम किया जाए, ठीक है। अब काली मिर्च, हाँ, लाल एवं पीली मृदा का विकास कैसे चट्टानों के द्वारा 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है? आग्नेय चट्टानों में। कौन सा चट्टानों में? आग्नेय चट्टानों में। चलिए ठीक है, अब पढ़ जाते हैं लाल मिट्टी। काली मिट्टी खत्म हो गया, हम लोग जलोढ़ मिट्टी खत्म किए हैं और काली मिट्टी खत्म किए हैं। अब आ गए हैं लाल मिट्टी पर। लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी मात्रा के कारण होता है? तो लौहांश के कारण होता है। चला थोड़ा सा नए जना रहा होगा, देख लीजिएगा कि लौहांश कैसे लिखल है, समझा ना? लौहांश कैसे लिखा है देखिए, अब तो जना रहा होगा कि लौहांश, थोड़ा सा देख लीजिएगा लौहांश ऐसे लिखल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चला आगे बढ़ते हैं आगे। अब 51 नंबर, 50 तक कर लिए थे हम लोग, 50 तक हम लोग तो करिए दिए हैं। अब आते हैं 51 नंबर पर। 51 नंबर कि लाल मिट्टी को जब जल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। चला क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। चला क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। लाल मिट्टी को जब जल के संपर्क में लाया जाता है, लाल मिट्टी को जब जल के संपर्क में लाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? चला पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? चला पीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लाल मिट्टी का निर्माण क्या के मिलने से हुआ? तो रवेदार अग्नेय चट्टानों के विघटित एवं रूपांतरित होने से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 53 नंबर पर आते हैं। लाल मिट्टी का विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि के कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है? तो 7.2 यानी 7.2% पर पाया जाता है। 7.2% पर जो है पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लाल मिट्टी भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और दक्षिण पूर्व एशिया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार एवं मेघालय पठार के क्षेत्रों में इत्यादि पाया जाता है। चलिए हम 55 नंबर पर आते हैं। अब 55 नंबर पर आ जाते हैं। थूर लोग कुछ पीछे है, वही ठीक है ना? ठीक है चलिए 55 नंबर पर आते हैं हम लोग। 55 नंबर पर आते हैं कि लाल मिट्टी किस मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है? तो जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जलोढ़ एवं काली मिट्टी। चलिए 56 नंबर पर आते हैं हम लोग। लाल मिट्टी की उत्पादकता किसकी मदद से बढ़ाई जा सकती है? उर्वरक से। किसकी मदद से? उर्वरक से बढ़ाई जा सकती है। क्या से बढ़ाई जा सकती है? उर्वरक से बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। लाल मिट्टी में सिंचाई की व्यवस्था करके कौन सा फसल लगाया जा सकता है? तो चावल, ज्वार, बाजरा, चावल, ज्वार और बाजरा। चलिए 58 नंबर पर चलते हैं। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, फल इत्यादि। चलिए 58 नंबर पर आते हैं। चलिए जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी भी हो गया। अब चलेंगे लैटेराइट मिट्टी, समझ में आया ना? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा के लैटर शब्द से हुआ है? ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से हुआ है। लैटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है, ठीक है।
कि भारत में लैटेराइट मृदा का विस्तार कितना करोड़ हेक्टेयर से अधिक भूभाग वाले क्षेत्रों में हुआ है, तो 1.3 1.3 क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा। ठीक है, आगे लैटेराइट मिट्टी में क्या की मात्रा नगण्य होती है, तो ह्यूमस की मात्रा जो होती है नगण्य होती है। अगला प्रश्न चलते हैं, क्या के कारण लैटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, तो अपक्षय के कारण जो है ये जो होती है लैटेराइट मिट्टी के जो रंग होती है लैटेराइट मिट्टी कठोर हो जाती है। चलिए 62 नंबर, लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्यों? एल्युमिनियम और लोहे की ऑक्साइड के कारण, एल्युमिनियम एवं लोहे की ऑक्साइड के जो होता है क्या होता है कारण होता है। 64 नंबर पर चलते हैं। 64 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। देखिए 64 नंबर, भारत में लैटेराइट मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, असम हो गया इत्यादि, ये सब हो गया। चलिए 64 तक हो गया था, अब हम लोग 65 करेंगे। कितना करेंगे? 65 करेंगे। देखिए 65 नंबर, कौन सी मिट्टी मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो लैटेराइट। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैटेराइट हो जाएगा। अगला, लैटेराइट मृदा जो होती है, लैटेराइट मृदा में किन किन फसलों की खेती की होती है, यानी लैटेराइट मृदा में जो होती है किन किन फसलों की खेती होती है? चाय, कहवा, काजू इत्यादि। चाय, कहवा, काजू और इत्यादि। चाय, कहवा, काजू और जो क्या हो जाएगा इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 67 नंबर पर चलिए, कौन सी मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, उमांश रहित बालुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो मरुस्थलीय मृदा। चलिए हम लोग 5 खत्म कर दें। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और ज काला लैंप। देखो ज काला लैंप, ज काला लैंप, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अब आ जाएंगे हम लोग क्या? मरुस्थलीय मिट्टी पर। क्या आ जाएंगे? मरुस्थलीय मिट्टी। और उसके बाद बचेगा पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी देखिएगा कि मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल या हल्का भूरा रंग का होता है। मरुस्थलीय मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये जो है राजस्थान स्पेशल है, मरुस्थलीय भूमि के लिए ही माना जाता है। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब जो पाया जाता है इस सब में। चलिए 70 नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए 70 नंबर, कौन सी मिट्टी मृदा में वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मृदा में। कौन सा मृदा में? मरुस्थलीय मृदा में। चलिए 70 नंबर हो गया। आप चलते हैं 71 नंबर। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा में किन किन फसलों की खेती होती है, कपास, चावल, गेहूं इत्यादि। कपास, चावल, गेहूं इत्यादि। चलिए 70 नंबर हो गया। अब चलेंगे 71 हो गया ना, 72 अब चलेंगे। 72 नंबर प्रश्न चलेंगे। देखिए मरुस्थलीय मृदा में क्या की कमी होती है, तो जीवाश्म एवं फास्फोरस की कमी होती है। क्या की कमी होती है? जीवाश्म एवं फास्फोरस की कमी होती है। मरुस्थलीय मृदा में क्या की अधिकता होती है, तो नाइट्रोजन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। ठीक है, अगला 74 नंबर, पर्वतीय मृदाएं प्रायः कहाँ देखने को मिलती है, तो पर्वतीय में है। पर्वतीय में, मरुस्थलीय खत्म हो गया, अब आ गया पर्वतीय। तो पर्वतीय मृदाएं प्रायः कहाँ देखने को मिलती है, तो पर्वतीय में ही देखने को मिलती है। 74 हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 75 पर आते हैं। ठीक है, 75 नंबर देखिएगा कि पर्वतीय मृदाएं में किन किन फसलों की खेती होती है, तो फल, चावल, आलू इत्यादि सब की होती है।
यानी पर्वतीय मृदाएं में किन किन फसलों की खेती होती है, तो फल, चावल, आलू इत्यादि हो गया। चलिए 76 नंबर, भू उपयोग को कितने प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं और कौन कौन? दूगो करते हैं। चला कितने करते हैं? दूगो करते हैं। भू उपयोग को कितने प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं और कौन कौन? तो दूगो करते हैं। एगो भौतिक कारक हो जाएगा और एगो चला मानवीय कारक हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा? भौतिक कारक हो जाएगा और दूसरा का क्या हो जाएगा? मानवीय कारण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 77 नंबर, भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो भू आकृति सम्मिलित किया जाता है, भू आकृति, जलवायु सम्मिलित किया जाता है तथा मृदा को भी सम्मिलित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर हम लोग आ जाते हैं। 78 नंबर प्रश्न, मानवीय कारकों के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? तो मानवीय कारक में हो गया क्या क्या सम्मिलित? जनसंख्या का घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता हो गया, संस्कृति एवं परंपरा हो गया इत्यादि रहता है। चलिए 79 नंबर पर आ जाते हैं हम लोग। 79 नंबर, मेहनत करिए, मेहनत से ही फल मिलेगा। ठीक है, कौन सा देश पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी है? तो वो है भारत। चला इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, उसको ध्यान में रखना है कि कौन सा देश पशुधन के मामले में जो है विश्व में अग्रणी है। पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी है तो वो है भारत। भारत में वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल की मात्रा कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो 54% है। चलिए, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो 80% भाग पर जो क्या होती है? खेती होती है। 81 नंबर खत्म हो गया। चलिए 82 नंबर पर आते हैं। कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना प्रतिशत से भी कम क्षेत्रों में खेती होती है? तो 10% से भी कम जो होती है क्षेत्रों में जो होती है खेती की जाती है। कौन कौन में? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना प्रतिशत से भी कम क्षेत्र में खेती होती है? तो 10% से भी। ठीक है। 83 नंबर, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्रफल जो होती है उसके क्षेत्र के कितना प्रतिशत भूभाग पर वन विस्तार होना आवश्यक है? तो 33%। कहीं भी जो है यानी भूमि पर जो होती है पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अगर 100% है तो उसमें 33% पर जो है भूमि पर जो है वन का फैलाव होना चाहिए, तभी जो है पर्यावरण संतुलित बना रहेगा। राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है कि राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। 1952 में हुई है। चलिए भारत में लगभग, अगला प्रश्न 85 नंबर आ जाते हैं। चलो ज़्यादा नहीं है, धैर्य बनाए रखना है, 15 गो और होगा शायद। भारत में लगभग कितना प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? तो लगभग 20% जो है भारत में भूभाग पर जो है वन का विस्तार है। लेकिन पर्यावरण की संतुलित बनाए रखने के लिए हमारे लिए 33% की आवश्यकता है, लेकिन है कितना? 20% है। समझ में आया? तो पर्यावरण में हम लोगों को सुधार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 86 नंबर। 86 नंबर क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। एकदम अटा लीजिए दिमागवा में, सटा लीजिए दिमागवा में और एक जम्मा में ले जा करके उखेड़ दीजिए दिमागवा से। समझ में आया ना कि इंपॉर्टेंट है। जब वन के बारे में बता रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है
कि मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कितना ईस्वी में केंद्रीय सर्वेक्षण बोर्ड का गठन किया? तो 1953 ईस्वी में किया था। सर्वेक्षण बोर्ड का जो है केंद्रीय सर्वेक्षण बोर्ड का गठन किया था भारत सरकार ने, मृदा संरक्षण के लिए किया गया था 1953 ईस्वी में। चला चलिए 88 नंबर, मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित जो होता है होना क्या कहलाता है? तो भूक्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चला भूक्षरण कहलाता है। चलिए 89 नंबर हम लोग आ जाते हैं। 89 आते हैं। चला देखिए, यानी कौन सी वृष्टि में मृदा की नमी एवं स्थानांतरित इसमें नहीं है। अच्छा चलिए 89 आगे होगा। चलिए 89 नंबर, 89 हाँ आ गया 89। देखिए चला 89 देखिए 89, कौन सी वृष्टि में मृदा की नमी एवं स्थानांतरित संगठन का लोप हो जाता है? तो अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। भारत में अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण लगभग कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है? तो लगभग जो है 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? चला 13 करोड़ हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? 13 करोड़ जो है हेक्टेयर। कितना करोड़ हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर। चला चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर आ जाते हैं। भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? तो मानवीय अनुक्रिया जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग इत्यादि में होती है, जो भूमि के निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चला 92 नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो सर्वोच्च जुताई के द्वारा जो होती है, सर्वोच्च जुताई के द्वारा जो होती है रोका जा सकता है। 93 नंबर। चला 93 नंबर देखेंगे हम लोग। 93 नंबर। चला 93 देखिएगा। चला 93 नंबर। चला कि पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सा कृषि श्रेयस्कर जो है? श्रेयस्कर है तो पट्टिका कृषि। कौन सा कृषि जो है श्रेयस्कर है? तो पट्टिका कृषि है। कौन सी कृषि? पट्टिका कृषि है। कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगाता है? एंड्रीन। कौन सा? एंड्रीन है। भारत में चारागाह के अंतर्गत 2008-2009 में कितनी भूमि थी? तो 3.38% जो थी चारागाह के लिए अंतर्गत थी, वो 2008-2009 की बात करते हैं। 95 हो गया। चला चलिए हम लोग 96 में आते हैं। 96 में चला देखिए 96 में चला कहा जाता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। पंजाब में जो है भूमि का निम्नीकरण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। चला सीढ़ीनुमा खेती किस राज्य में प्रचलित है? चला भी आइए समझ लो ना, सीढ़ीनुमा खेती जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। कौन सा राज्य में? चला उत्तराखंड। देखो दिखाई पड़ लो कैसे लिखल है, जे देखा दियो देखिए उत्तराखंड। चला उत्तराखंड एलो पता चल लो ने उत्तराखंड। चला यही ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर देखिए कि 98 नंबर क्या कहता है। चला भारत की कितनी भूमि पर कृषि कार्य की जाती है? तो 48.83% पर। ठीक है ना, कि भारत में कितनी भूमि पर कृषि कार्य की जाती है? तो 48.83%। ठीक है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी है। ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी भारत में बिहार में पाई जाती है। चलिए विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का कितना प्रतिशत है? तो 11.9%।
पूरे विश्व में जितना जो है, पूरे विश्व में जितना खेती किया जाता है तो वो भारत में जो है 11.9% है। विश्व में कृषि कार्य के लिए जितनी भूमि उपलब्ध है उसमें भारत का हिस्सा जो है कितना प्रतिशत है, तो 11.9%। चला ठीक है। अब कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी। आज हम लोग अभी 101 ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं, आगे लघुत्तरीय है, सब्जेक्टिव है, इसी से तो इस वीडियो में चला ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके लिए हम जो है लघुत्तरीय के लिए अगला वीडियो बना करके डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। चला ठीक है। देखिए यहाँ आगे बना हुआ है, समझ में आया ना, सब्जेक्टिव जो है लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय बना हुआ है, लेकिन इस वीडियो में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इसके लिए जो है अगला वीडियो में हम बना देंगे वीडियो और आप लोग जो है देख लीजिए। और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक हम दे देंगे नीचे, और उस लिंक में जो है आप लोग देख लीजिएगा। नीचे वाला जो है चैनल के नीचे जो कुछ तो लिंक होता है उसमें हम डलवा देंगे, चैनल से हम अपना डलवा देंगे, उसमें से नीचे से देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इसको जो है आप लोग पूरा याद कीजिएगा। चला समझ में आया ना। हम उतना देखिए कि डिजिटल जो कहता है ना वो सबसे नहीं, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए आप लोग, और कुछ नहीं, क्वालिटी कुछ पर नहीं जाइए। एक जो है जो कहा जाता है कि पत्थर जब माना जाता है पत्थर को भगवान, और नहीं तो माना जाता है तो पत्थर, समझ में आया ना। जब पत्थर को तोड़ा जाता था ना, चला जब पत्थर को तोड़ा जाता है मूर्ति बनाने के लिए, तो अगर पत्थर दर्द नहीं सह सकता है तो उनकी पूजा नहीं होती है। जो पत्थर दर्द सह लेती है वही पत्थर की पूजा होती है। वैसे ही आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग कष्ट करके पढ़िए और आगे बढ़िए, और DVM क्लासेस को जो है चैनल का जो है आप लोग भी आगे बढ़ाइए। और DVM क्लासेस की टीम के लिए आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत तो आप DVM क्लासेस का टीम जो है कर ही रहे हैं, आप लोग की भी सहायता होगी। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए हम आगे आप लोग को अगले वीडियो में मिलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।